नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। समरकंद में एससीओ समिट का आयोजन किया जा रहा है और कई मायनों में यह एससीओ समिट बेहद खास है। अगर भारत के लिहाज से देखें तो भारत के सामने चुनौतियां कई हैं। वैश्विक स्तर पर इन चुनौतियों का सामना आज भारत कर रहा है। साथ ही साथ इन चुनौतियों का जवाब तलाशने की कोशिश भारत एससीओ समिट में कर रहा है। इसके अलावा सेंट्रल एशियाई देशों के साथ संबंध कैसे मजबूत करने हैं, इस दिशा में भी भारत की ओर से पहल जरूर की जा रही है। अब ऐसे में जब सेंट्रल एशियाई देशों को भारत को अपने पक्ष में करना है, तो ऐसे में इन देशों को अपने पक्ष में करने के लिए भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उन चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा होनी बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ रूस के साथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो दुनिया के सामने दोस्ती का नया संदेश जब भारत और रूस देंगे, तो उस संदेश में वो कौन कौन से समझौते होंगे, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि भारत और रूस के बीच में जब द्विपक्षीय बातचीत होगी तो उस बातचीत से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर केवल भारत और रूस की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भी लगातार लगी होंगी। शी जिनपिंग के साथ 1+1 मीटिंग को लेकर के सस्पेंस अभी बना हुआ है। माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ में बैठक प्रस्तावित नहीं है। लेकिन अगर बैठक होगी तो क्या एक बार फिर से भारत आतंकवाद की बात करेगा और क्या बातचीत होगी, यही अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर बातचीत होती है तो क्या पाकिस्तान जब बाढ़ का जिक्र करेगा तो भारत की ओर से कुछ मदद की पेशकश की जाएगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। चीन के साथ में अगर मुलाकात होती है तो सीमा विवाद, जो शांति की आहट जहां पर आजकल सुनाई दे रही है, क्या उसको लेकर के जब बातचीत होगी तो पाकिस्तान जो चीन है वो अपना रुख नरम रखेगा। क्योंकि भारत ने इसी एससीओ मीटिंग के जरिए चीन को कई बार झुकाया भी है। तो ऐसे में नजरें इस समिट पर बेहद ज्यादा टिकी हुई हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान को जवाब देना है। दबदबे जो चीन और पाकिस्तान की सियासत में देखने को मिलते हैं, उसको कम करने पर भी भारत का फोकस कहीं ना कहीं रहेगा। और दूसरी तरफ सेंट्रल एशियाई देशों से चीन का दबदबा हटाना है। दूसरी तरफ अमेरिका को लेकर के जिस तरह की रणनीति चीन और रूस की रही है, ऐसे में भारत के रुख पर नजरें अमेरिका की भी जरूर होंगी। लेकिन जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया तो इस दौरान उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। चलिए सबसे पहले आपको उस संबोधन के अंश से जुड़ी बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिगामी है। एससीओ देशों को मदद की पेशकश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और खाद्य सुरक्षा दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। इसके अलावा मिलेट्स की खेती पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया। एससीओ देशों से अनुभव साझा करने को तैयार है भारत, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा है। साथ ही साथ कहा है कि हम भारत को एक स्टार्टअप सेंटर बनाना चाहते हैं। किस तरह से भारत स्टार्टअप सेंटर बनेगा, इसकी दिशा किस तरह से तैयार की जाएगी, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जन केंद्रित विकास मॉडल पर भारत का फोकस रहेगा, यानी कि जनता का विकास हो, लोगों का विकास हो, इस पर फोकस रहेगा। भारत करेगा पारंपरिक दवाओं पर नए एससीओ वर्किंग ग्रुप के लिए पहल। तो अनुभव साझा भारत एससीओ देशों के साथ करने की बात कर रहा है। और भारत की तरफ से एक तरह से आप कह सकते हैं कि आह्वान किया गया है कि आप सब लोग साथ मिलकर आइए, सभी चुनौतियों का हम मिलकर सामना करेंगे। आज पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से
ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समरकंद में एससीओ समिट का आयोजन किया जा रहा है और दुनिया की 3 महाशक्तियां एक मंच पर मौजूद हैं। भारत, चीन और रूस मंच साझा कर रहे हैं, और भारत, चीन और रूस का एक मंच साझा करना कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देशों के लिए एक संदेश देने का काम भी कर सकता है। हालांकि भारत और चीन के बीच तनाव की खबरों से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए एससीओ की एकजुटता को लेकर के भी वक्त वक्त पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में अक्सर वो दूरगामी सोच देखने को मिलती है जो भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन दिया था तो उसमें उन्होंने रिसर्च एंड इनोवेशन का जिक्र किया था। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट को संबोधित कर रहे थे तो उसमें स्टार्टअप,
एंड इनोवेशन का जिक्र था। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2025 तक भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रोड मैप के जो पड़ाव होंगे वो कौन कौन से होंगे। लिहाजा रिसर्च एंड इनोवेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर लगातार देखने को मिलता है। मिलेट्स की खेती का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दरअसल मिलेट्स की अगर बात करें तो मिलेट्स जो मोटे दाने वाला अनाज होता है उसे मिलेट्स कहते हैं, और बाजरा उसको भी अंग्रेजी में मिलेट्स कहा जाता है। और बाजरा किन परिस्थितियों में उगता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब बाजरे की खेती होती है तो वो जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होते हैं और इनमें जो बाजरा होता है उसमें प्रतिरोधक क्षमता, जो कीट प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी ज्यादा होती है और किसी भी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। लिहाजा मिलेट्स की खेती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते हुए नजर आए हैं। एससीओ के साथ में अनुभव साझा करने की बात भी कही है। और दुनिया के सामने जिस तरह से खाद्य संकट पैदा हो रहा है, ऐसे में मिलेट्स किस तरह से कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर मिलेट्स के इतिहास को आप भारत में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 60 से 70% की गिरावट जरूर 2017-2018 में देखने को जरूर मिली थी। लेकिन खैर, हम बात जब एससीओ समिट की कर रहे हैं तो मिलेट्स को लेकर के भी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एससीओ समिट में इन दिनों चर्चा हो रही है भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान की, लेकिन जो बाकी 4 देश हैं उनके साथ में भी संबंध बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले यहां पर यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि भारत के लिए जो ये एससीओ समिट है वो क्यों खास है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला, रूस से संबंध मजबूत करना। भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन संबंधों को मजबूत कैसे करना है इस पर भी भारत का फोकस कहीं ना कहीं रहेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन के दबदबे पर लगाम लगाना और मुंहतोड़ जवाब देना यह भी भारत के लिए अहम रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और, सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग को कैसे बढ़ाना है इस पर भी भारत का फोकस कहीं ना कहीं रहेगा। सेंट्रल एशियाई देशों पर फोकस की बात मैं क्यों कर रहा हूं? भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान, चीन, रूस और पाकिस्तान को लेकर के आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सेंट्रल एशियाई देशों पर बहुत कम लोग जो हैं वो ध्यान दे रहे हैं। और सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत को सहयोग बढ़ाना है, इस पर भारत का फोकस कहीं ना कहीं रहेगा। ये क्यों जरूरी है वो भी आपको बता देते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर भारत का फोकस कहीं ना कहीं रहेगा। हालांकि संबंध मजबूत होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, कनेक्टिविटी की कमी और चीन, सेंट्रल एशियाई देशों में जो दबदबा चीन का है उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को परेशानी होती है, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी रणनीति है वो भारत के लिए आड़े आती हुई जरूर नजर आती है। 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में तेजी जरूर देखने को मिली है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ से जुड़े थे। अगर व्यापार पर सेंट्रल एशियाई देशों के साथ में भारत के व्यापार पर नजर डालें तो 2017-18 में व्यापार 11,000 करोड़ का था और 2017 वो साल था जब भारत एससीओ में शामिल हुआ था। और यह व्यापार 2019-20 में बढ़ करके 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, यानी कि जो 17-18,000 करोड़ रुपए था वो 21,000 करोड़ रुपए तक बन गया था। तो जो सेंट्रल एशियाई देशों को लेकर के एससीओ समिट के आयोजन का मुख्य मकसद था कि व्यापार को किस तरह से बढ़ाना है, आर्थिक निवेश देशों के बीच में बढ़े, इस पर फोकस किस तरह से करना है, इस लिहाज से यह सफल होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस के करीब 45% भंडार हैं जिनका उपयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऊर्जा और एनर्जी के लिहाज से भारत के लिए ये सेंट्रल एशियाई देश काफी अहम साबित हो सकते हैं। ये तो रही बात सेंट्रल एशियाई उन 4 देशों की जिनके साथ में भारत को संबंध मजबूत कैसे करने हैं, उस पर भारत का फोकस लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन बात कहीं ना कहीं चीन, पाकिस्तान और रूस की भी होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन के साथ में भारत का गतिरोध पूर्वी लद्दाख में किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से
चीन ने जो अपने सैनिक हैं वो पीछे कर लिए हैं, वो भी एक डिप्लोमेटिक तरीके से चीन काम करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि ब्रिक्स में जब चीन में ब्रिक्स का आयोजन किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए थे और टोक्यो में क्वाड समिट में शामिल होने के लिए चले गए थे। और उसके बाद भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया था चीन को कि अगर चीन अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाता है तो भारत एससीओ समिट में शामिल नहीं होगा। लिहाजा चीन ने भी नरमी दिखाई और अपने सैनिकों को वापस लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समिट में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। बात पाकिस्तान की करें तो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब देता रहा है और पाकिस्तान हमेशा जब इस तरह के मंच का इस्तेमाल करता है तो ये जताने की कोशिश करता है कि हां, पाकिस्तान जो है आतंकवाद का सबसे बड़ा जो है वो भुक्तभोगी है, सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई आतंकवाद से है तो वो पाकिस्तान से है। और शहबाज शरीफ ने जब संबोधित भी किया तो उसमें उन्होंने यही जताने की कोशिश जरूर की है, लेकिन भारत जानता है कि किस तरह से पाकिस्तान में आतंक की खेती होती है। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ में बातचीत भी बंद है। और तीसरी तरफ रूस के साथ में जब अगर मुलाकात होती है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में तो मुलाकात होगी, लेकिन अगर चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात होती है तो कौन कौन से वो अहम बिंदु हो सकते हैं, तीनों देशों से अगर बातचीत होती है तो वो कौन कौन से मुख्य पड़ाव हो सकते हैं, उस पर भी ग्राफिक्स के जरिए एक नजर जरूर डाल लेते हैं। अगर शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है, सबसे पहले आपको यह बता दें कि पाकिस्तान के नए पीएम से बातचीत प्रस्तावित नहीं है, यानी कि बातचीत को लेकर के किसी भी तरह की तैयारी नहीं है। भारत की पाकिस्तान के साथ में बातचीत लगातार बंद है और भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान को कहा है कि जब तक आतंक का इलाज पाकिस्तान नहीं करता है तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। और अगर अब बातचीत होती भी है तो आतंकवाद कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा होगा। इस दौरान बाढ़ के हालात पर चर्चा संभव है। अगर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्थिक मदद के लिए बात कर सकता है, और अगर बातचीत होती है तो यह भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बेहद अहम होगा। जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस लिहाज से भी दोनों देशों के बीच में मजबूत रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन बातचीत तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आतंकवाद का द्योतक पाकिस्तान बना हुआ है। शी जिनपिंग के साथ में अगर मुलाकात होती है तो यह करीब 34 महीने बाद शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात होगी, करीब 34 महीने बाद ये मुलाकात होगी। और जब से ये पूर्वी लद्दाख में विवाद शुरू हुआ था, गलवान वाली झड़प हुई थी, तो उसके बाद आपको बता दें कि दोनों देशों के जो मुख्य नेता हैं यानी कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बीच में मुलाकात नहीं हुई है। तो इस लिहाज से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और इस दौरान कहीं ना कहीं जो सीमा विवाद है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। और चीन की जो विस्तारवादी नीति है दुनिया के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है, भारत भी इसका आलोचक जरूर रहा है। तो ये मुलाकात भी कई मायनों में बेहद खास हो सकती है। सीमा विवाद के अलावा व्यापार पर भी चर्चा संभव है। अगर व्लादिमीर पुतिन से जब मुलाकात होगी, ये मुलाकात आज ही होनी है, तो 3 साल के लिए फर्टिलाइजर सौदे को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद इसमें जताई जा रही है कि जो फर्टिलाइजर सौदा है वो 3 साल के लिए उसको अंतिम रूप मिल सकता है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो सकती है। जो दोस्ती भारत और रूस की है उस दोस्ती को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होगी। यह तो रही बात जब मुलाकात होगी उस दौरान क्या कुछ होगा, लेकिन क्या आप एससीओ को जानते हैं कि एससीओ आखिरकार है क्या? ये स्वरूप में कैसे आया? एससीओ था, एससीओ से पहले किस स्वरूप में यह था, और भारत और पाकिस्तान जैसे देश इसमें कब शामिल हुए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एससीओ 2001 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए एससीओ की पूरी कहानी, पूरा जो ट्रैवल रहा है एससीओ का, पूरी यात्रा रही है, वो आपको दिखा देते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की फुल फॉर्म, एससीओ को इस नाम से जाना जाता है। साल 2001 में इसका गठन किया गया था जब यह अस्तित्व में आया था। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ये एससीओ है। इसके अलावा भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 8 स्थायी सदस्य इसमें शामिल हैं। और जो भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस के अलावा जो 4 और सदस्य हैं उनका भी मैं यहां पर जिक्र कर दूं। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 और सदस्य जो हैं सेंट्रल एशियाई देश, वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका एससीओ में अदा करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 1996 में संघाई 5 बनाया गया था। संघाई 5 का जब निर्माण हुआ था, संघाई 5 जब बना था, तो उस वक्त इसमें जो देश शामिल थे वो थे रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन इसमें शामिल थे। संघाई 5 के नाम से इसे जाना जाता था। 2001 में उज्बेकिस्तान और संघाई 5 की मुलाकात हुई थी और उसके बाद एससीओ के गठन को लेकर के चर्चा हुई थी। फिर एससीओ का गठन किया गया था और लंबे वक्त तक ये 6 देश इसमें शामिल थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे, जिसके बाद अब इसके 8 स्थायी सदस्य हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईरान को भी इसका स्थायी सदस्य बनाने की प्रक्रिया 2021 नवंबर में शुरू हो चुकी है। वो भी जल्द इसका स्थायी सदस्य बन सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इसकी संख्या 9 सदस्य देश इसके हो सकते हैं। अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की इसके डायलॉग पार्टनर हैं, यानी कि एससीओ के डायलॉग पार्टनर की भूमिका में ये देश। ऑब्जर्वर देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया एससीओ के सदस्य देशों की लिस्ट में शामिल हैं। 2021 में जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि ईरान को स्थायी सदस्य बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है कि ईरान को भी इसका स्थायी सदस्य बनाया जाए। आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई पर एससीओ का फोकस रहा है। ये जो रीजनल मुद्दे हैं उनका मैं जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा एससीओ के एजेंडे में सदस्य देशों का विकास भी शामिल है कि सदस्य देशों को किस तरह से मदद पहुंचानी है, किस तरह से उनका विकास करना है, यह भी इसके एजेंडे में शामिल है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई रीजनल संगठन है, आपने नाटो के बारे में सुना होगा, आपने दूसरे संगठनों के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर कोई रीजनल संगठन सबसे बड़ा है तो वो एससीओ है, क्योंकि दुनिया की करीब 40% आबादी को एससीओ कवर करता है। और एससीओ कवर 40% आबादी को कैसे करता है? क्योंकि जो दुनिया के सबसे बड़े जो 2 देश हैं, भारत और चीन, उनकी जनसंख्या आप देख लीजिए, तो इस लिहाज से जो रीजनल एरिया भी आप देख लीजिए, तो इस लिहाज से दुनिया की जो 40% आबादी है उसको एससीओ अकेले कवर करता है। ग्लोबल जीडीपी में भी हिस्सेदारी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज किया, 30% की हिस्सेदारी जो है ये एससीओ के देश निभाते हैं और करीब 40% आबादी को कवर करता है। ये तो रही बात एससीओ के स्वरूप की कि एससीओ में कौन कौन से देश शामिल हैं और भारत के लिहाज से एससीओ कितना अहम हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कई जो विशेषज्ञ हैं, कई जो जानकार हैं, वो एससीओ को नाटो का काउंटर भी मानते हैं। जिस तरह से अमेरिकी प्रतिनिधित्व में नाटो का जिक्र आपने सुना होगा, और जब रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो रही थी उस वक्त भी नाटो के बारे में खूब चर्चा हो रही थी। नाटो देशों की ओर से किस तरह से मदद जो है वो यूक्रेन को पहुंचाई जा रही है। ऐसे में इसे कहीं ना कहीं नाटो का काउंटर माना जा रहा था, क्योंकि रूस और चीन की सीधी लड़ाई अमेरिका के साथ में वो दुनिया से छुपी हुई नहीं है। अब नाटो का काउंटर कैसे है, ये एससीओ वो आपको समझा देते हैं। तो सेंट्रल एशिया में दरअसल अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब एससीओ को कहीं ना कहीं माना जा रहा है, और ऐसे में भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जिस तरह से सेंट्रल एशिया में अमेरिका का दबदबा बढ़ रहा है, और अगर इस वक्त में एससीओ को देखें तो भारत, चीन और रूस अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत के लिहाज से दुनिया की महाशक्तियां हैं। तो ऐसे में इसका प्रभाव ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन एससीओ नाटो के मुकाबले में उस तरह से खड़ा क्यों नहीं हो पाता है, यह सवाल भी आपके मन में कहीं ना कहीं आपके जहन में भी आता होगा। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात, जो खास बात है, वो यहां पर आपको यह ध्यान देना होगा कि एक और नाटो का काउंटर माना जाता है, लेकिन भारत की भूमिका कैसे अहम हो जाती है। एक तरफ आप देखिए कि चीन और रूस, अमेरिका से तकरार किसी से छुपी हुई नहीं है। यूक्रेन विवाद जब रूस का चल रहा है, तो ऐसे में वहां से अमेरिका रूस को आंखें दिखा रहा है। जब चीन का ताइवान के साथ में विवाद चल रहा है, तो अमेरिका, आपने हाल ही में खबरें सुनी होंगी कि किस तरह से वहां का दौरे पर अमेरिकी जो सांसद हैं, माफ कीजिएगा,
नाम मैं उनका भूल रहा हूं, वो वहां पर गई थी और ताइवान और चीन के बीच में विवाद के बीच में अमेरिका भी आग में घी डालने का जो काम कर रहा था। इस तरह के आरोप जिस तरह से चीन की ओर से लगाए जाते हैं और चीन की तरफ से अमेरिका को धमकी भी दी जाती है, तो एक तरफ अमेरिका भारत का सहयोगी भी रहा है, तो ऐसे में रूस भारत का सहयोगी है, चीन के साथ में भारत की तनातनी है, तो भारत को इन संबंधों को कैसे मजबूत करना है और साथ ही साथ में भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, वो आप जिस स्थिति में भारत इस वक्त एससीओ समिट में है उससे खुद ब खुद आकलन कर सकते हैं। और भारत की भूमिका जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में बेहद अहम भी हो जाती हैं। और जिस तरह से जो एससीओ के देश हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनमें एकजुटता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। और एकजुटता को लेकर के सवाल क्यों उठते हैं? भारत और चीन के बीच में जिस तरह से सीमा विवाद चल रहा है, इस वजह से एकजुटता को लेकर के सवाल उठते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर के जो तनाव है, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से भारत आलोचक रहा है, उसकी वजह से भी एससीओ की एकजुटता पर सवाल उठते हैं। और 4 सेंट्रल एशियाई देशों के बीच में भी विवाद कहीं ना कहीं रहा है, तो यह भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह निकलकर सामने आता है। और इस वजह का तलाश करना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी एससीओ के लिए हो जाता है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इन देशों के बीच में जब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, तो जो तनाव की स्थिति है उससे कैसे पार पाया जाएगा। तो एससीओ के स्वरूप को लेकर के, एससीओ के काम करने को तरीके को लेकर के हमने विस्तार से आपको बताया। साथ ही साथ में जो देश मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे, जब भारत की मुलाकात चीन के अगर राष्ट्रपति से होती है, हालांकि अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है, तो उसमें कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आएंगी, इन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे, जब 3 प्रमुख देशों का जिक्र हम करें उससे पहले सेंट्रल एशियाई देशों पर फोकस करना बेहद जरूरी है। और इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी। दिवाकर जी, जब एससीओ समिट की बात हो रही है तो भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस का जिक्र ज्यादा जहन में आ रहा है। और जिस तरह के हालात इस वक्त वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, चर्चा होनी लाजमी भी है। लेकिन सेंट्रल एशियाई देशों पर भी फोकस कहीं ना कहीं होना चाहिए। और अगर सेंट्रल एशियाई देशों पर फोकस की बात की जाए तो भारत के लिए सेंट्रल एशियाई देशों के साथ में संबंध मजबूत करना कितना अहम मौजूदा परिस्थितियों में हो जाता है? देखिए सोहन, आपने इतना डिस्क्रिप्टिव तरीके से इस एससीओ समिट के बारे में बताया है। जहां तक सेंट्रल एशिया का संबंध है, वो भारत का बहुत ही पुराना संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। जितने देशों का आपने नाम लिया, वहां पर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन जिस तरह से सेंट्रल एशिया का महत्व है, वो एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई, और वही इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है, और वो है चीन। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, मैं अब आपको बताता हूँ। क्योंकि सेंट्रल एशिया के देशों गया था, वहाँ ऑयल एंड की जो बहुतायत मात्रा पाई जाती है, और ऑयल एंड नेचुरल गैस के दोहन का जहां तक संबंध है, वो अभी उसमें उतनी परिपक्वता नहीं है। रूस ने इतना साथ दिया नहीं। तो सेंट्रल एशिया से अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस हमारे पास आसान शर्तों और किस्तों पर पहुंचे, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती है। ये हमारा दशकों से ये सोच रहा है, जब सोवियत संघ से ये देश अलग हुए थे, और उस मामले में हम आगे बढ़े। और दूसरी बात, कृषि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की 2 बातें आपने बताई, और 2 ही मुख्य बातें हैं कि किस तरीके से दुनिया खाद्य संकट से गुजर रहा है, और कोरोना के बाद ये स्थिति हुई। इसमें एक ऊर्जा संकट पर भी जो प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे, और उतना स्पष्ट नहीं कहा, और इसीलिए उसका एक फोकस पॉइंट है कि सेंट्रल एशिया उसकी धुरी हो सकती है, जिस पर साथ चीन की सबसे पहले पड़ी। और आपने बताया ना कि संघाई 5 के नाम से वो जाना गया था, क्योंकि चीन जो है वो 15 साल पहले बहुत चौपाक नजरिया रख करके इन स्थानों का दोहन करना शुरू किया, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे। भारत की उस पर पूरी नजर रखी, उस पर रखी, लेकिन भारत जो है वो डोलड्रम में रहा, कभी अमेरिका, कभी रूस। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो परिवर्तन आया है सोहन, कि हमारा पहला अपना जो, और जो विदेश नीति का सबसे अहम पड़ाव होता है, वो ये है कि अपना हित पहले।
और भारत का हित ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज पहले ही संबोधन कर दिया, उसने कोई औपचारिक बातचीत नहीं कि हम स्टार्टअप का हब बनने जा रहे हैं। दैट मीन्स मेक इन इंडिया। आप आओ, आप यहाँ पर सब कुछ लाओ, यहाँ बनाओ और हम दुनिया को दें। और इसी से लोगों ने खाद्य संकट को जोड़ा, क्योंकि अगर यूक्रेन और रूस की लड़ाई जो अभी खत्म होती नहीं दिख रही इस पर, उसका सबसे बड़ा प्रभाव सेंट्रल एशिया पर भी पड़ने जा रहा है, यूरोप प्रभावित हो रहा है। उस सेंट्रल एशिया और यूरोप के प्रभावित होने से आप देख लीजिए, जिस चीन को अपने इकोनॉमी पर इतना घमंड है, श्रीलंका को उसने किस हालत में छोड़ा है और पाकिस्तान को भी बहुत मुश्किलों में डाल दिया है इस वक्त। ये स्थिति अब पूरी दुनिया समझ चुकी है और उन परिस्थितियों में कोरोना के बाद और इन दोनों देशों के युद्ध की स्थिति में जब भारत ने बाकायदा एलानिया कहा था कि अगर WTO कुछ हमें छूट दे, कुछ अपने नियमों में ढील दे, तो खाद्य सुरक्षा की गारंटी और खाद्य की जहां कमी होगी हम भेजेंगे। ये भारत ने इसलिए कहा क्योंकि भारत के पास 5 साल का वो अनाज जो है वो स्टोर्ड है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जो उपलब्धि है, उपस्थिति है, वो दर्शाई है। और आज प्रधानमंत्री ने इन सारी बातों को कह दिया। दैट मीन्स इस SCO समिट में जो सोहन आपने ग्राफिक्स के जरिए बताया है कि आतंकवाद, विकास और इस तरह के सारे मुद्दे जो है वो एक से साथ जुड़े हैं। इस समिट की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि 3 प्रमुख देश आप देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, भारत और चीन, ये आपस में 2 दोस्त हैं, एक दुश्मन है, एक के लिए एक विरोधी है, दूसरा सहयोगी है, लेकिन मुश्किल समय में साथ छोड़ देता है। आज शहबाज शरीफ जिन मुश्किलों में पड़ रहे हैं, वो रूस के राष्ट्रपति से क्या क्या मांग रहे हैं और इसमें वो कितने मुश्किल की स्थिति में है। कुछ इसके वीडियो भी आप देख रहे होंगे तो वायरल हो रहा है। बिल्कुल। ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने अपने कान में ट्रांसलेटर लगाया और वो गिर पड़ा। उसके बाद कह नहीं सकते, एक दूसरा मुद्दा है कि उनको सहयोग मांगना पड़ा है। इस समय की जो स्थिति है, हर एक देश SCO समिट का जो भी सदस्य है वो परेशान है। सेंट्रल एशिया के कुछ देशों को छोड़ दीजिए तो वो भी 2 देश 8 में से, रूस परेशान, पाकिस्तान परेशान, चीन परेशान। ऐसे में भारत की ये उपस्थिति और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से 2 बातों की जो सीधे सीधे जो है वो प्रेजेंटेशन करके और पूरी दुनिया को और खास करके SCO देशों को ये कहना कि अब आप हमारे अनुभव का फायदा उठाइए। सीधे सीधे उन सेंट्रल एशियाई देशों को ये संबोधित करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री सोन। मेरा अपना जो एनालिटिकल व्यू कहता है कि वो अब भारत के साथ बेहतर जुड़े। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि 1 बेल्ट 1 रोड के जो चीन की रणनीति है, उसके तहत वो सेंट्रल एशिया पर काफी कुछ खर्च हो चुका है। और अगर चीन की वहां से पकड़ भारत थोड़ी भी ढीली कर पाया तो फिर भारत इस क्षेत्र में चूंकि GDP में अपनी बढ़ोतरी कर सकता है और सबसे बड़ी बात है कि 40% की आबादी का ये पूरा क्षेत्र है। बिल्कुल। इसमें बहुत कुछ गेन किया जा सकता है, ये भारत देख रहा है। अच्छा दिवाकर जी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि जिस तरह से आपने भी बताया कि जो सबसे बड़ा रीजनल संगठन अगर कोई है तो वो SCO है, 40% आबादी को कवर करता है। इसके अलावा दुनिया की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें जो ग्लोबल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 30% के करीब हिस्सेदारी इसकी है। लेकिन SCO फिर सबसे बड़ा संगठन बनकर के क्यों नहीं उभरता है? क्या जो आपसी मनमुटाव देशों का है वो इसके आड़े आता है कि जैसे यूरोपियन यूनियन की बात होती है, नाटो की बात होती है, माना इसको नाटो का काउंटर जरूर माना जाता है, लेकिन देश तो आपस में ही भिड़े हुए हैं, तो फिर नाटो का काउंटर कैसे ये हो गया? और यही बड़ी वजह कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है कि जो यूरोपियन यूनियन है, नाटो है, उसके एवज में उसके साथ में खड़ा नजर नहीं आता है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बौना जरूर नजर आता है आपसी मनमुटाव की वजह से। सोहन, आपने अपने प्रश्न में ही जवाब दे दिया। वास्तव में ये नाटो का काउंटर नहीं है, ये हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नहीं है कि चाइना की जो सोच है और उसकी जो महत्वाकांक्षा है, ये नाटो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर नाटो की स्थिति होती तो कम से कम इस रीजनल कोऑपरेशन में जो 3 प्रमुख देश होते उनके बीच कोई सीमा विवाद न होता, कोई झड़प की स्थिति में होती। नाटो के देशों में ऐसा कोई आप बता दीजिए, तुर्की और अमेरिका को थोड़ी सी छोटी बातों को अगर आप देख लीजिए, अदरवाइज नाटो के देशों में इस तरह की समस्या नहीं है। और एक कैसे हो सकते हैं जब एक दूसरे के साथ सीमा विवाद में है। नाटो की स्थिति बन ही नहीं सकती। बेसिकली अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन की कोशिश है कि SCO समिट में बहुत एकता दिखा करके अमेरिका को दिखाने की कोशिश की जाए कि ये नाटो की तरह संगठन है। वास्तव में चीन की इस पूरी कारस्तानी को सोहन भारत समझ रहा है।
भारत चूंकि दोस्त रूस के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रूस को भी उसकी हद में रखना चाहता है, और इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार, हालांकि वो कई बातें कुछ ऐसे कह जाते हैं, लेकिन उनकी अंतर्राष्ट्रीय समझ बहुत अच्छी है। भारत की सोच इतनी पैनी है कि देखिए, हम अपने दो पुराने दोस्त के साथ संबंध रखेंगे। हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर इस समय चीन है। इन विरोध की स्थितियों में, इस दुश्मनी की स्थिति में सोहन, ये चीन भी जानता है। ऐसी स्थितियों में भारत ये दिखाना चाहता है कि ये हमारी गेम है, क्योंकि चीन के ईगो को तोड़ना अब भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया। और आज प्रधानमंत्री ने प्राथमिक संबोधन में ये कह दिया कि 7.5% के जीडीपी रफ्तार हम ले रहे हैं, और ऐसे में मिनट पर जो खाद्य सुरक्षा को लेकर के दुनिया का कंसर्न है, अब भारत का अनुभव लीजिए। दैट मीन्स भारत ने चीन को इनडायरेक्टली कोऑपरेशन के बारे काउंटर दे दिया, क्योंकि चीन जो है किसी भी सप्लाई चेन की धुरी अपने आप को बताता रहा है सोन, और बताता क्या, उसने दिया कोरोना और रूस और यूक्रेन के युद्ध में। अब भारत कहने की कोशिश ये कर रहा है कि हम कोऑपरेशन भी करेंगे, आपको अनुभव देंगे। आप जिस सप्लाई चेन को इनडायरेक्टली अपने चालाक और कुदृष्ट से बाधित करने की कोशिश करते हो, हम ऐसा करने ही नहीं देंगे, क्योंकि आधार दूसरा अब हम बनने जा रहे हैं। ये संकेत दे देना बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है। और यही दोनों देशों की प्रतिद्वंदिता है, जो कम से कम नाटो की स्थिति में नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन रूस को और यहाँ तक कि चीन को भी अब भारत की जरूरत है कुछ ऐसे मौकों पर, ताकि भारत अपना ही हित न साधे, क्योंकि चीन समझ चुका है कि भारत उसकी ही तरह अपना हित भी साधेगा और सबको पूरी तरह से दुनिया में शांति बनाए रखने का ज्ञान भी दे देगा, क्योंकि चीन ही काउंटर करना सोन जानते हैं। ऐसे में इस एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री जो बोलने का तरीका होगा, आप देखिएगा बहुत बेबाक टिप्पणियां वो करेंगे और सभी देशों की सहमति होगी। एक बात आप और बराबर कहते रहे कि अगर इनकी मुलाकातें बहुत ही औपचारिक होगी, क्योंकि भारत की तरफ से किसी भी मुलाकात को निर्धारित ही नहीं किया गया है, क्योंकि अभी चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी जो असहमतियां हैं, उस असहमति पर दोनों बस चुप है, उस पर कोई प्रगति नहीं है। और जब तक वो प्रगति नहीं होती, तब तक बहुत ही औपचारिक तौर तरीके से मुलाकात होगी, जिस मुलाकात के द्विपक्षीय संबंधों और संदर्भों का जहाँ तक मायने हैं। अच्छा दिवाकर जी, आप मुलाकात को लेकर के कह रहे हैं कि अगर मुलाकात होगी तो वो औपचारिक मुलाकात ही होगी, लेकिन दूसरी तरफ चीन भारत को इस समिट में बुला करके, मैं भारत को बुला करके शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत स्थायी सदस्य है और भारत चाहता तो इस समिट में शामिल नहीं भी हो सकता था, क्योंकि चीन ये चाहता था कि भारत इस समिट में शामिल हो और वो अमेरिका को एक तरह से ये दिखा सके कि एससीओ समिट में भारत कहीं ना कहीं शामिल है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जिस तरह से गोगरा हॉट स्प्रिंग से हाल ही में सेनाएं चीन ने पीछे की थी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं चीन कूटनीतिक चाल चलने की कोशिश तो कर रहा था, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले चीन में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए थे और उसके कुछ महीने बाद जब क्वाड सम्मेलन हुआ था, क्वाड समिट हुआ था, जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में होता है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए टोक्यो चले गए थे। तो भारत की भूमिका कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाती है। एक तरफ चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ एससीओ समिट में है, दूसरी तरफ क्वाड संगठन में भी है जो पैसिफिक ओशियन में शांति की बात करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन अपनी रणनीति में उलझता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने आज जब भारत समिट में शामिल हुआ तो उसके बाद से जिस तरह का आह्वान भारत की ओर से किया गया है कि आप हमारा जो अनुभव है हम सेंट्रल एशियाई देशों के साथ में साझा करेंगे, तो ऐसे में अगर सेंट्रल एशियाई जो 4 देश हैं वो चीन से ज्यादा भारत की ओर रुख करते हैं, भारत के साथ में व्यापार बढ़ा भी इन देशों का है, जिस तरह से मैंने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया, करीब 3000 करोड़ का व्यापार जो है 2017 में जब भारत शामिल हुआ था उसके बाद से इसमें इजाफा जरूर देखने को मिला है। तो ऐसे में चीन कहीं अपनी चाल में फंसता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है? चाल में पूरी तरह से फंस चुका है सोहन, क्योंकि 1 और 2 की लड़ाई है। चीन नंबर 1 पर पहुंचना चाहता है जहां तक आर्थिक वर्चस्व की बात है, और भारत जो है अपने आप को एक ऐसी ताकत कह रहा है जो इन सब को भेजते हुए आगे निकलेगा, क्योंकि इसीलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हम स्टार्टअप्स के हब बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी है। बिल्कुल। देखिए चीन इसलिए उलझ गया है क्योंकि चीन और उलझाव में वो पाकिस्तान को लगभग छोड़ चुका है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में इस समय एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी आई हुई है, प्राकृतिक त्रासदी आप जिसे कह सकते हैं।
चीन कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है। अभी तो चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात की भी बात नहीं है। उलझ इसलिए गया है क्योंकि पहले पाकिस्तान को उबाल देता था, सेंट्रल एशियाई कंट्री के साथ वो बैठक में है समरकंद में, जहाँ पे उन सबको उछालता था। आज चीन बड़ी मुश्किलों में है इसलिए क्योंकि ताइवान में वो गिर चुका है। ताइवान में अमेरिका ने बिल्कुल बराबर खड़ा कर दिया। दिखाने की कोशिश करेगा एससीओ समिट में हमारे दृष्टिकोण से आप लोग चलिए तो हम सहयोग भी बरकरार रखेंगे, क्योंकि ना हम अमेरिका के अंडर में है ना रूस के अंडर में है, और चीन को ये बता रहा है कि तुम्हारे मुकाबले में तो हम आने ही वाले नहीं है। भारत इसीलिए सोहन अपनी आर्थिक ताकत को आज एक तरह से पहली बार पहले ही संबोधन में प्रेजेंट कर दिया कि आज भारत उस स्थिति में खड़ा है जो स्टार्टअप का हब बनने जा रहा है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा संकेत है और चीन समझ रहा है कि कहीं स्टार्टअप हब की बात करके अपने देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश को आमंत्रित करके, क्योंकि निवेश जो है वो चीन में प्रभावित हुआ है। और दूसरी बात, यही आने वाले सितंबर का महीना ये चल रहा है, अक्टूबर में चाइना के राष्ट्रपति को अपना कांग्रेस का एक सेशन होगा वहां के उनकी पार्टी का, उस पूरे कॉन्फ्रेंस में जो बहुत बड़ा उसको नेशनल कांग्रेस का आयोजन कहा जाता है चाइना के हिसाब से, उसमें चाइना को ये बताना है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा दबाव बन गया है कि आपने भारत जैसे पड़ोसी और व्यापारिक संबंधी के साथ इस तरह से सीमाई झड़प करके संबंधों को इतना खराब कर दिया कि लद्दाख और लेह के क्षेत्र में भारत जिस तरह से आपको काउंटर कर रहा है और बराबरी की एक लड़ाई दे रहा है, आपकी स्थिति वैसे ही बहुत खराब हो गई है। उधर आप ताइवान में भिड़ चुके हैं, जापान से उधर समस्या बढ़ी हुई है। ऐसे में भारत को मनाने की जरूरत है इस समय। ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए गोगरा हॉट स्प्रिंग में जो कुछ भी घटनाएं आपने 12 सितंबर 13 सितंबर तक देखे हैं, वो सब वहां के राष्ट्रपति पर बने दबाव और उस दबाव को झेलते हुए भारत के साथ संबंधों को सुधारने के इनको कवायद के रूप में देखा जाना चाहिए। वास्तव में हम समझ नहीं रहे हैं कि चीन इन दिनों अपने घरेलू स्थितियों में कितना परेशान है और इसके कारण से वो भारत से बहुत ज्यादा तनाव लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर दो मोर्चों पर कदर चाइना जो है वो अगर सरगर्म होगा तो चाइना की मुश्किलें अंदर खाने बहुत बढ़ जाएंगी सोहन। और ऐसे में चूंकि भारत जो है बहुत संयत होकर के चीन के साथ हर एक फ्रंट पर मोर्चे पर खड़ा होकर के उनको जवाब दे रहा है, उनसे लड़ रहा है, तो चीन चाहता है कि इसी हद में एक संबंध को नॉर्मलाइज किया जाए और उस नॉर्मलाइजेशन के तहत एससीओ समिट में भारत की उपस्थिति में वो कहीं एग्रेशन देखना चाहता है। इसलिए हो सकता है शी जिनपिंग अगर कुछ ही देर के लिए मिले तो बहुत फ्रूटफुल बात करने की कोशिश करें। इसलिए भारत की पांचों उंगलियां घी में है सोहन। परिस्थितियां ऐसे हैं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी परिस्थिति है कि भारत इसलिए उस परिस्थिति का फायदा उठाएगा क्योंकि एक तरफ वो अमेरिका को भी साधता है, दूसरी तरफ वो रूस को भी साधता है। ठीक है, अमेरिका और रूस का जिक्र आपने किया, हमने चीन को लेकर के विस्तार से बात करी। रूस का जब जिक्र आता है, रूस भारत का बहुत अच्छा मित्र रहा है और आज का मित्र नहीं रहा है। भारत की आजादी के बाद से ही रूस ने भारत के लिए आर्थिक मोर्चे की बात करें, आप किसी भी मोर्चे की बात करें, सहयोग भारत का बड़ी संख्या में किया है, वो उसको हम सीमित कहीं से भी नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ में भी भारत का जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं। तो ऐसे में जब रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी लगातार सामने आती है, भारत एक और क्वाड समिट में शामिल होता है, दूसरी तरफ एससीओ समिट में शामिल होता है, तो अमेरिका और रूस को लेकर के क्या जो अमेरिका और रूस की तनातनी है उसका असर भारत और रूस के रिश्तों पर भी पड़ सकता है, या फिर भारत की जो रणनीति अभी तक रही है, तटस्थ रणनीति जो भारत ने अपनाई है, वो भारत के लिए सही है, भारत के लिए फायदेमंद है? सोहन, इसको दो वाक्यों में मैं कहूंगा और देखिएगा यही होगा। एक तो दोनों के साथ दोस्ती का भारत जो है वो खुला दावा करेगा, खुली घोषणा करेगा और दोनों से जितना फायदा उठा सकता है भारत वो उठाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 135 करोड़ आवाम के साथ सामने पंच प्रण ले चुके हैं और उस पंच प्रण में अब एक प्रण ये भी है कि अब विकासशील से विकसित देश बनाना है और 5 साल की अगर मेहनत कायदे की हो गई सोहन, तो हम 5वीं से तीसरे आदान पर पहुंचने की स्थिति में हैं, क्योंकि उस स्थिति के लिए जरूरी है कि रूस, चीन, सेंट्रल एशिया के देश, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका एक साथ भारत की जो जरूरत हो, भारत के किफायत के हिसाब से मौके दर मौके वो उसके साथ आ जाए और भारत यही कर रहा है।
रूस से जो तेल आयात कर रहा है, जिसकी तारीफ तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी करनी पड़ रही है पाकिस्तान, बिल्कुल उसका कारण है। और सेंट्रल एशिया से जब हमारा कोई पाइपलाइन इस तरह से जब हमारा हो जाएगा भारत के साथ, तो आप सोचिए कि नेचुरल गैस भारत को कितने आसानी से मिलेगी और कितने आसान दामों पर मिलेगी। बिल्कुल। और ऐसे में एक बात भूल जा रहे हैं, जिस ईरान को सदस्य बनाया जा रहा है वो ईरान कह रहा है कि भैया आप रूस से सस्ते दामों में ले रहे हैं तेल, तो आपने तो अमेरिका को हटा के उसके मुद्दे पर, हम भी तो आपके दोस्त हैं, हमसे भी तेल लीजिए और हमसे भी। तो भारत इन्हीं मौकों का फायदा उठाएगा और ये मौके का फायदा उठाना कम से कम इसको सोहन बहुत मैं क्लियरली बोलूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके का फायदा उठाना जानते हैं। अच्छा, ये तो रही बात, हमने भारत की बात करी, चीन की बात करी, रूस की बात करी, पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में बातचीत तो हो नहीं रही है और पाकिस्तान अपने अंदर खाने ही मुसीबतों से अभी जूझ रहा है। बातचीत होगी आसार बहुत कम है, लेकिन अगर बातचीत होती है तो आतंकवाद के अलावा और बाढ़ के अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं। क्या व्यापार के क्षेत्र में आपको संभावनाएं नजर आती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में? और एक और अहम सवाल, आतंकवाद के मुद्दे पर जब शहबाज शरीफ ने संबोधित किया तो वो खुद को प्रताड़ित महसूस करवाने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे बड़ा प्रताड़ित अगर आतंकवाद से कोई है तो वो पाकिस्तान है, जो दोहरा चेहरा पाकिस्तान का है। क्या आपको नहीं लगता कि एससीओ समिट के सफल आयोजन में जो ये मनमुटाव है और जो दोहरा चेहरा लेकर के जो देश पहुंचे हैं वो इसके सफल आयोजन में कहीं ना कहीं बाधक बनते हुए नजर आ रहे हैं? यही उसकी सीमाएं हैं सोहन। और पाकिस्तान जो बातें बोल रहा है वो यूएन के फ्रंट पे बोलता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहे, बोलना उनकी मजबूरी है। लेकिन जिस प्राकृतिक त्रासदी, मानवीय त्रासदी से वो गुजर रहे हैं और ईगो, एक फॉल्स ईगो में अभी भी पाकिस्तान चल रहा है। वो चीन की ओर मुंह गड़ाए हुए है, रूस से सहयोग मांग रहा है, सेंट्रल एशिया के देशों से सहयोग मांग रहा है, दुनिया के तमाम देशों से मांग रहा है, हमें सहयोग दे भी रहा है, लेकिन उसकी बहुत शर्तें हैं। भारत की जो शर्तें होंगी वो शर्तें बहुत स्पष्ट तौर पर आपने भी सवाल में ही कर दिया, और वो ये है, वो आतंकवाद से सहायता देने से पाकिस्तान पीछे हट नहीं सकता और भारत उस चीज को एक्सेप्ट कर नहीं सकता। जहां तक मानवीय सहायता की जरूरत है, अगर भारत से वो सहयोग मिले तो जो सब्जियों और टमाटर और प्याज के दाम आज वहां पर 250-300 रुपए किलो तक पहुंच रहा है, अगर भारत के साथ एमएफएन के तहत, अब तो वो दर्जा ही नहीं है, अगर वो व्यापार हो तो उसमें पाकिस्तान को बहुत सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बातचीत की पहली शर्त है जब बंद हुई थी कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना न बंद करे, सीमा पार से आतंकवाद की आवक न खत्म हो, तब तक इस तरह की बातचीत हो ही नहीं सकती। हाँ, मानवीय सहायता पर कुछ बात बन सकती है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि शहबाज शरीफ पर तुरंत इमरान जो है वो हमलावर हो जाएंगे, अर्थात विपक्ष हमलावर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि भारत के साथ कोई बहुत अच्छे संबंध स्थापित होने जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की परिस्थितियां इस समय है, जो कि बुरे परिस्थितियों में पड़ोसी से सहयोग और समर्थन मांगना चाहिए, ये सोहन बहुत बहुत आम बात है, लेकिन बहुत मुश्किलें हैं और शहबाज शरीफ ये जानते हैं। हाँ, वो इसके लिए अमेरिका या रूस से अनुनय विनय कर सकते हैं, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि व्यापारिक रिश्तों में सबसे ज्यादा जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो भारत के जरिए वहां आसानी से पहुंच जाती थी, अगर भारत उसको भी सामान्य स्थिति में ला दे तो पाकिस्तान की बहुत मुश्किलें हल हो सकती हैं। लेकिन भारत ऐसे न मानेगा नहीं, क्योंकि आप ही जानते हैं कि इस देश में अब ये बात चर्चा है, भारत आवाम में ये चर्चा है कि हम पाकिस्तान को क्यों मदद पहुंचाएं। जो मदद पहुंचाने के एवज में समय मिलेगा वो हमारे पास, हमारे लिए हथियार भेजेंगे, विस्फोटक भेजेंगे। तो ऐसे में क्रिया की एक प्रतिक्रिया है, वो आवाम के स्तर, जनता के स्तर पर भी है। ऐसे में कोई राष्ट्राध्यक्ष जो है अपने जनता के सोच से अलग नहीं जा सकती, और यही स्थिति कुछ पाकिस्तान में है, मुश्किलें वहां भी है। आज तक पाकिस्तान ने मुंह खोल करके भारत से कोई सहयोग नहीं मांगा, ये आप अगर याद कर लें, एक बार भी नहीं कहा। खबरों में खबर नवीं से कहते रहते हैं कि शहबाज शरीफ ने ये किया, वो किया, वो चाहते हैं। चाहने का मतलब है कि समिट में अगर मुलाकात है तो भारत के साथ हमने उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौकों पर अपनी जनता को उस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए ईगो को छोड़ना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। ये एक तरीका है, डिप्लोमेटिक तरीका है।
लेकिन उस डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान अपना एक फॉल्स ईगो दिखाता है। तो इस फॉल्स ईगो के कारण सोहन मुझे नहीं लगता है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें पाकिस्तान के साथ कोई नॉर्मल स्थिति आने की बनेगी। और वो इसने भी अभी बनी नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाला है और पाकिस्तान में शासन या वहाँ की जो सोच एंटी इंडिया फीलिंग है वो किसके इशारे पर चलती है ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। इसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉब्लमेटिक पोजीशंस क्रिएट किए जाएंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फ्रूटफुल बातचीत होगी। हाँ, औपचारिक मुलाकात में एक दूसरे के आमने सामने से गुजरते हुए हाय हेलो हो सकता है, कुछ बातें हो सकती हैं। इतना तो प्रधानमंत्री अगर मुलाकात हुई तो जरूर पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ बाढ़ आई, लोगों में ये जो मानवीय त्रासदी है इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, ये कुछ बातें हो सकती है लेकिन बहुत उस पर गहरी बातचीत होगी मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, ये विडंबना ही है ना, जब एससीओ समिट का आयोजन हो रहा है और जब इस तरह की किसी भी समिट का आयोजन होता है तो ये उम्मीद की जाती है कि एक दूसरे देश सहयोग किस तरह से करेंगे, आर्थिक मोर्चे पर एक दूसरे की सहायता कैसे करेंगे और खुद मजबूत कैसे बनेंगे। लेकिन आपसी मनमुटाव इतना है कि तनाव की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आड़े आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि एससीओ समिट के आयोजन को लेकर के सवाल नहीं, लेकिन सफल आयोजन को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे? क्योंकि अब देखिए ना, भारत की चीन के साथ में तनातनी है, वहां पर रिश्ते तल्ख हो चुके हैं, जो विवाद हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर कोई नरमी दिखा भी रहा है तो वो कूटनीतिक फायदे के लिए दिखा रहा है। पाकिस्तान के साथ में स्थिति ऐसी बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें रूस के साथ में संबंध अच्छे हैं, सेंट्रल एशियाई देशों के साथ में संबंध अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सहयोग का दायरा है या फिर विकास का दायरा है वो सिकुड़ता हुआ नजर आता है, वो सीमित नजर आता है। देखिए सोहन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे आपकी इस चर्चा में है और वही होने जा रहा है। चीन और रूस बहुत पुरजोर कोशिश करेंगे कि अमेरिका के सामने एक काउंटर खड़ा करने की और उसके लिए वो भारत को पूरी तरह से साधने की कोशिश करेंगे। और रही बात इन सभी देशों में आपसी जो मनमुटाव है वो इतने ज्यादा है कि वो एक दो दौर की बातचीत में वो उसका हल निकल नहीं सकता और सीमा के विवाद है। तो मुझे नहीं लगता कि एक सफल आयोजन है, लेकिन हाँ, इस आयोजन में भी अपने काम की चीज निकाल लेना और इस संगठन से जुड़े देशों में अपने प्रभाव को बढ़ा लेना डिप्लोमेटिक तरीके से भारत की एक बहुत सफल मुहिम होगी और भारत इस मुहिम को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, कुछ और अहम सवाल मैं आपसे लेने जा रहा हूं और अब जो सवाल मेरे होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़े होंगे। दरअसल जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि वो झलक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधनों में दिखती है, जो 2047 तक देश को किस तरह से, जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तो किस तरह से विकसित देशों की श्रेणी में भारत को शामिल करना है। रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप, इनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लाल किले की प्राचीर से भी सुनने को मिला था। उसके बाद जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है, रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप, इन शब्दों का जिक्र जरूर सुनने को मिलता है। हम बात रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप की जरूर करते हैं, आह्वान भी कर रहे हैं और कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं चीन का विकल्प भारत बनता हुआ भी कई देशों के लिए नजर आ रहा है। ताइवान भी उस लिस्ट में है और कहीं ना कहीं ताइवान भी एक विकल्प जरूर बन रहा है। तो अगर भारतीय बाजार को देखें, क्योंकि अब हम एससीओ समिट के बारे में बात कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने अंदर खाने भी देखने की जरूरत है। भारतीय बाजार को क्या आप इतना सशक्त अभी मान रहे हैं कि जो चीन, जिस तरह से चीन का बाजार है, वहां पर सस्ती लेबर है या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां पर मशीनरी है, क्या उस लिहाज से अगर आप भारत को देखें तो क्या भारत अभी आपको इतना सक्षम नजर आता है कि जो निवेश आएगा उसके बाद भारत वो बाजार इन देशों को मुहैया करा सके? मुझे लगता है सोन की इसमें अभी कुछ और किया जाना बाकी है। जैसे नियमों में अभी बहुत ढील देनी है, पहली बात। दूसरी बात की इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत को अपने पोर्ट एरिया में या कुछ स्मार्ट सिटीज में और डेवलप करने, ये एक बहुत जरूरत है। और इसलिए जो स्टार्टअप्स के जो असीमित स्टार्टअप्स की बात की जा रही है उसमें जोन्स के डेवलपमेंट पर भी बहुत ध्यान देना होगा और भारत उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि एक दशक के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सोच है 2025-26 में जितने प्रोजेक्ट्स हैं खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, अगर वो पूरे हो जाते हैं, जो कि समय से पूरे हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि भारत ने जो अपने बाजार की ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश की है उससे दुनिया प्रभावित नहीं होगी। लेकिन हाँ,
एक बात जरूरी है कि कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां कोरोना के बाद आई हैं जिसमें जो भारत के उद्योग जगत के लोग हैं वो अभी बहुत खुले तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। जो अभी हमारे कुछ दिन ही पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि आप लोग हनुमान की तरह है जो अपनी शक्ति भूल गए, अपनी शक्ति दिखाइए। वास्तव में जो वाइब्रेंट इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जो कभी प्रधानमंत्री जब सीएम थे गुजरात के, तो वाइब्रेंट गुजरात, वही वाइब्रेंट इंडिया का एक रिप्रेजेंटेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए सोहन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस एससीओ समिट में समिट के और सारे पहलुओं के जितने सैद्धांतिक पहलू हैं उस पर जोर देने के बजाय भारत ने अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की कि भैया हमारे यहाँ आओ और ये करो। और क्यों करना है, आपने 3 बातें कही। इनोवेशन पर उन्होंने जोर दिया, रिसर्च पर उन्होंने जोर दिया, स्टार्टअप्स पे जोर दिया। ऐसा इसलिए किया है सोहन, जो इस देश में 2 ही समस्या है, 2 ही मुद्दों पर अब चर्चा होती है, एक बेरोजगारी और दूसरा इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास में। तो बेरोजगारी तभी दूर होगी जितना ही रिसर्च और इनोवेशन से नए रास्ते खुलेंगे और उन नए रास्तों में एक स्टार्टअप के एस्टेब्लिशमेंट की जितनी जरूरतें बढ़ेंगी उससे लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ऐसे में रोजगार का एक हब बन जाए भारत, न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए, क्योंकि भारत के पास स्किल डेवलपमेंट के पूरे तौर तरीके मालूम है, उसके पास स्किल भी है और श्रम जो है चीन से भी सस्ता भारत के पास है। इसलिए सोहन भारत को कोच करने का कोई जरिया नहीं है और प्रधानमंत्री की सोच बहुत सकारात्मक होती है। मुझे लगता है कि अगले जो 25 साल का रोड मैप भारत ने तैयार किया है उसकी झलक अगले 5 सालों में दिखा देनी है भारत को। और इसलिए जरूरी है कि भारत इनोवेशन पर ज्यादा जोर दे। जितना ही रिसर्च और इनोवेशन पर जोर होगा, स्टार्टअप्स के प्रगतिगामी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और जितना ही स्टार्टअप्स आगे बढ़ेंगे लोगों के रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, क्योंकि नौकरियों से रोजगार पूरे नहीं हो सकते। और इस देश में स्वरोजगार उत्पन्न करने का जो एक स्किल डेवलप करने का जो तरीका है वो अब शुरू होने का दौर शुरू हुआ है और इसमें चाइना के उस अनुभव का फायदा भारत उठा सकता है। तो ऐसा लगता है कि अब अगर कोई पॉजिटिव बात होगी तो इस क्षेत्र में होगी, लेकिन चाइना की जो डिप्लोमेसी है उसमें जो शातिर सोच होती है वो भारत समझ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे में सेंट्रल एशिया के देशों के साथ उसने बहुत बेहतर संवाद कायम करने की पहल कर दी है एससीओ समिट के माध्यम से ही सोहन। और कहीं ना कहीं भारत जिस आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत की सोच यही है कि एक सुई से लेकर के बड़े बड़े जहाज का निर्माण भी भारत में किस तरह से करना है, इस दिशा में भारत आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और भारतीय बाजार इस दिशा में खुद को ढालते हुए भी जरूर नजर आ रहा है। कुछ और अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं और ये सवाल मिलेट्स की खेती को लेकर के है। दरअसल कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में जिस तरह से फूड सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, ऐसे में मिलेट्स की खेती को आप कितना अहम मानते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसका जिक्र भी किया है। हालांकि एक आंकड़ा जरूर यह कहता है कि जो मिलेट्स की खेती है उसमें भारत में भी थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, थोड़ी नहीं बल्कि 16, 17, 18 में जो है वो गिरावट जरूर देखने को मिली थी 60% के करीब। और मेरे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं कि पुतिन के साथ में मुलाकात भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले मैं इसी को लेकर के आपसे कमेंट ले लेता हूं, मिलेट्स की खेती को लेकर के बाद में सवाल लूंगा। मुलाकात शुरू हो चुकी है, कितनी अहम ये मुलाकात भारत रूस के रिश्तों को लेकर के, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को लेकर के, एनर्जी के क्षेत्र को लेकर के, ऊर्जा भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर के कितनी अहम पुतिन और मोदी की मुलाकात? सबसे पहले एक कमेंट सर फटाफट से। मुझे लगता है कि ऑयल रिजर्व्स पर भारत और आगे बढ़ेगा और यही अमेरिका को बहुत मुश्किलों में डालने वाला है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत की चीज रूस से निकाल लेगा और रूस बिल्कुल आमादा है, क्योंकि भारत ही वो हिम्मत दिखा पा रहा है जो अमेरिका के इस रेजिस्टेंस को रोक करके अपने हित की बात कर रहा है। इसलिए भारत से ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है और यही बात एससीओ समिट की सबसे बड़ी खासियत होगी सोहन, जो अखबारों की लीड बनेगी। इसलिए जो पुतिन से बातचीत होगी उसके बहुत बड़े मायने हैं। ठीक है, मिलेट्स की बात मैं कर रहा था। दरअसल एक और जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि भारत में मिलेट्स मैन के नाम से खादर वली को जाना जाता है और खादर वली साहब वो थे जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया था, इसी वजह से उन्हें मिलेट मैन के नाम से जाना जाता था। मिलेट जिस तरह की फसल होती है सर, आप जानते हैं कि मोटे दाने वाले अनाज ये होते हैं,
कितनी अहम मिलेट्स की खेती हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां हैं और जिस तरह से मिलेट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हो सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में जो है वो खुद को ढाल सकते हैं, और जो कीट विरोधक ताकत इनमें होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। तो ऐसे में मिलेट्स की खेती पर जिस तरह से जोर दिया गया है वो कितना कारगर हो सकता है, और सेंट्रल एशियाई देशों के संबंध मिलेट्स की खेती के जरिए क्या और भी ज्यादा मजबूत भारत के साथ में हो सकते हैं, क्योंकि अनुभव साझा करने की बात भारत लगातार कर रहा है। बहुत सवाल है और 2-3 राज्यों की तो चांदी होनी तय है अगर मिलेट्स की खेती पर भारत की जो आवाज है वो सुनी जाए। एक तो राजस्थान, दूसरा गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र के विदर्भ, वहां पर मिलेट्स की खेती को बहुत महत्व दिया जाता है, जो बाजरे का जो उत्पादन है। बिल्कुल। और ये इस एरिया में जो डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि निर्यात की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी उस स्थिति में। तो बाजरा जैसे जो उत्पाद है, जो मोटे अनाज है, हम आपको बता दें जो हम आप दलिया भी खाते हैं, बिल्कुल, और जो मिक्स अनाज की जो दलिया बनाई जाती है, ये सब बहुत पुरानी सोच की बातें मानी जाती हैं। जबकि आधुनिक समाज में यूरोपीय देशों में भी मिलेट्स को बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत पौष्टिक होता है और फैटी नहीं होता है। आज फैट की समस्या पूरी दुनिया में बहुत बड़ी हो गई है। अब भारत की वो परंपरागत सोच पूरी दुनिया मानने को तैयार है, और इसीलिए मिलेट्स पर भारत की जो परंपरागत जो है, जो प्राचीनतम सोच है कि मोटे अनाज खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे, उस चीज को प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट में प्रेजेंट किया। क्यों किया? क्योंकि जिस सेंट्रल एशिया पर जब आपने शुरुआती दौर में बातचीत की, उस सेंट्रल एशिया में भारत के साथ जो संबंध है सोहन, वो ऐतिहासिक है। उसमें हमारा सांस्कृतिक और खान पान का भी संबंध बहुत कुछ एक दूसरे को लेने देने से मिला जुला। तो ऐसे में मिलेट्स की खेती जो है उसको भारत जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी करने की कोशिश करेगा, और इसका जो अनुभव है वो सेंट्रल एशिया के देश भी उठा सकते हैं सोहन, और सिर्फ उठा सकते हैं बल्कि भारत के साथ वो कोऑपरेशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत ने इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी एक पहल कर सकता है, और कम से कम चीन और रूस इससे प्रभावित हो सकते हैं। न सिर्फ चीन और रूस, क्योंकि आने वाले समय में यूरोप में जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर जो सोहन मुश्किलें पैदा हो रही हैं, बिल्कुल, आपने 1-2 बार रिपोर्ट भी किया, स्पेशल प्रोग्राम्स भी इस पर दिए हैं कि ब्रिटेन जैसे देश में गर्मी की समस्या इस समय बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जो इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो पारिस्थितिकी में बदलाव आ रहा है, ऐसे में भारत के वो राज्य जहाँ पर मिलेट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी रूप से उत्पन्न किए जाते हैं मुश्किलों के कारण, ज्वार और बाजरा जैसे, इनकी तो चांदी होने वाली। तो मैंने 2 राज्यों का नाम लिया, वो है राजस्थान, गुजरात और कुछ हद तक महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया, प्लस साउथ के कुछ एरिया, और इवन की कुछ हद तक ओडिशा। तो यहाँ पर मिलेट्स की खेती बहुत प्रभावी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि बंजर जमीनों के विकास पर फिर भारत सरकार बहुत जोर देगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कोई रणनीति है। इसके प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट की प्राथमिक बैठक में मिलेट्स की खेती पर जोर दिया, और न सिर्फ मिलेट्स की खेती पर, भारत के परंपरागत जो स्वास्थ्य की जो सोच है, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य बनाने की, उस पर भी प्रधानमंत्री ने परंपरागत चिकित्सा पर अपनी बात रख दी है। मुझे लगता है कि अपने अनुभव को देने की एक पहल एक वही देश कर सकता है जिसके पास विकसित देश होने की पूरी ताकत रखने की हिम्मत हो, और प्रधानमंत्री ने वो हिम्मत दिखाने की पहल कर दी है सोहन, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 25 साल में पाना है उसकी झलक 5 साल के अंदर दिखाना है भारत को अगले 2030 तक। इसलिए प्रधानमंत्री ने एससीओ के समिट में प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज रहा, और जिस तरह से मुलाकात अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ में शुरू हो चुकी है, ऐसे में एससीओ समिट कई महीनों में भारत के लिए बेहद खास माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस समिट से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। जिस तरह से मिलेट्स की खेती को लेकर के दिवाकर जी ने अपने विचार रखे, उन्होंने बताया कि क्यों भारत के लिए अहम हो जाता है। दरअसल भारत की सोच यही रही है कि हमें आधुनिकता के पथ पर आगे बढ़ना है, लेकिन जो पारंपरिक चीजें हैं उनको भी नहीं भूलना है। चाहे पारंपरिक दवाओं की बात हो, चाहे पारंपरिक खेती की बात हो, इसकी झलक भी कहीं ना कहीं इस एससीओ समिट में जरूर देखने को मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि एससीओ समिट से भारत के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है, निवेश के कौन से नए दरवाजे खुलते हैं, रूस के साथ में संबंध कितने और मजबूत होते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कुछ नए करार किए जा सकते हैं, साथ ही साथ
सेंट्रल एशियाई देशों के साथ में संबंध कितने और मजबूत होंगे, इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां पर कभी नहीं थमता।